चिड़िया, भोजन छोड़ो। लगता है जो बरगद वाले बड़े पेड़ पर कौवों का घर है, वहाँ किसी ने चोरी की है। माँ जी की वो घड़ी कोई मामूली चीज नहीं थी। वो तो सदियों पुराने उनके परिवार की एक निशानी थी, जिसे माँ जी बहुत संभाल कर रखती थी। हाँ तोते, देर ना करो। मुझे तो पहले ही शक था बादल कव्वे पर। वो अपनी माँ और पत्नी की पीठ पीछे उस पिंकी कवि के साथ कोई खिचड़ी पका रहा है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और चीकू तोता कव्वों के घर जाते हैं। वहाँ बादल कव्वा बड़ी चालाकी से अपनी माँ के आंसू पोंछ रहा था। माँ, रोए मत। मैंने सुबह सवेरे देखा था, बिजली कवि आपके कमरे से दबे पांव निकल रही थी और उसके पंखों में कुछ छुपा हुआ था। तभी पड़ोसन की पिंकी कवि भी वहाँ आ जाती है। हाँ माँ जी, बादल ठीक कह रहा है। वो जा रही थी मेरे घर के बाहर से। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया और घबराकर उड़ गई। हो ना हो वो घड़ी जरूर उसी ने ही चुराई है, ताकि शहर के जंगल जाकर वो उस घड़ी को बेचकर अमीर बन सके। ये सारी बातें सुनकर सावित्री को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, ये सब झूठ है। मैंने कुछ भी नहीं किया। तेरा यकीन अब मैं कैसे करूं? तू तो मुझे मारना चाहती है ताकि इस घर पर कब्जा कर सके। सुबह तू ही मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। हो ना हो तू ही चोरनी है। माँ जी, मैं तो आपके कमरे की सफाई कर रही थी। आपकी घड़ी को मैंने पंख तक नहीं लगाया। चुप कर जा चोरनी। इसी वक्त निकल जा मेरे घर से, वरना मैं बास पुलिस को बुला लूंगी। फिर सावित्री और बादल कव्वा उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल देते हैं। बिजली कवि रोती हुई वहाँ से चली जाती है और नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर बिजली कवि के पास आते हैं। बिजली बहन, हौसला रखो। हम जानते हैं तुम बेगुनाह हो, लेकिन सच साबित करने के लिए हमें वो घड़ी ढूंढनी होगी। बिजली, वो एक जादुई घड़ी है। वो तो बस सच्चे पक्षी के हाथ में ही टिक टिक करती है और झूठे के हाथ में वो उल्टी चलने लगती है और काले धुएं भी निकालती है। मुझे ये सब बातें मेरी माँ ने बताई थी। लेकिन चिड़िया बहन, वो घड़ी कहाँ होगी और किसने चुराई होगी? हाँ कबूतर भैया, इसी बात का पता लगाने के लिए हमें नीली वादियों में जाना होगा, जहाँ एक बूढ़ी चील रहती है। के पास जादुई शक्तियाँ हैं। वो जरूर हमारी मदद करेगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब दोस्तों ने मुझ पर विश्वास किया। फिर बिजली कवि, तोता, कबूतर और चिड़िया नीली वादियों की ओर चले जाते हैं। रास्ते में वो पहाड़ों पर से गुजरते हैं, जहाँ उल्लू पहरा देते थे। लेकिन बाहर कोमल चिड़िया अपनी चालाकी से उन्हें चकमा देती है और वो सब पक्षी आगे बढ़ जाते हैं। वो सब नीली वादी में पहुँच जाते हैं, जहाँ बूढ़ी चील की गुफा थी। बिजली कवि सारी बात चील को बताती है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। बदले में मुझे एक दिन के लिए अपने गले की आवाज देनी होगी। बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ माँ जी, मैं अपनी आवाज देने के लिए तैयार हूँ। जंगल में मेरी बहुत बदनामी हुई है, मुझे अपनी इज्जत बचानी है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी चील बिजली कवि को नीली ऐनक देती है और कहती है, इसे पहनकर तुम चोर के वो निशान देख सकोगी जो हमारी आँखों को नजर नहीं आते। उधर चिड़िया के कहने पर चिंकी तोती पिंकी कवि से दोस्ती का ड्रामा रचाती है। अरे पिंकी बहन, मुबारक हो, अब से तुम इस घर की मलिका हो। वैसे वो घड़ी तुमने कहाँ छुपाई है? मुझे भी तो दिखाओ। सुना है वो घड़ी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ तोती सहेली, वो घड़ी तो बादल ने पुराने पीपल के पेड़ में छुपाई है। आज रात जब सब सो जाएंगे, हम इसे निकाल कर नदी में फेंक देंगे, ताकि सबूत ही खत्म हो जाए। वो काली कवि दोबारा इस घर में नहीं आ पाएगी। और उस बुढ़िया का क्या है, किसी समय भी मर सकती है। फिर इस बड़े घर पर मैं अकेली राज करूंगी। लेकिन पिंकी सहेली, मुझे ना भूल जाना। नहीं नहीं, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुझे तो मैं मीठे मीठे फल खिलाऊंगी। चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। वो जाकर सभी पक्षियों को पिंकी कवि की चाल के बारे में बता देती है।
रात हो जाती है। बादल कौवा और पिंकी कवि पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। पीछे से बिजली कवि अपनी सास और सभी पक्षियों को लेकर ऐनक लगाए उनके निशानों के पीछे पीछे उड़ती है। पीपल के खोखले पेड़ में से बादल कौवा पंख डालकर वो घड़ी निकालता है। तभी बिजली कवि सभी को लेकर वहाँ आ जाती है। देख ले माँ जी, घड़ी किसके पंखों में है। सावित्री ये सब देखकर बहुत दंग रह जाती है। जैसे ही बादल कौवा वो घड़ी अपने पंखों में लेता है तो घड़ी उल्टी चलने लगती है और उसमें से काला काला धुआं निकलने लगता है। बादल, मेरे अपने खून ने मुझे धोखा दिया। तूने अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया और मेरे पंखों से बहुत बड़ा जुल्म करवाया। नहीं नहीं माँ, मैं तो ये घड़ी बिजली से बचाकर यहाँ छुपा रहा था। झूठ मत बोलो बादल, ये घड़ी खुद गवाही दे रही है कि चोर तुम हो। तुमने ही पिंकी कवि के साथ मिलकर ये सारी साजिश की है। बादल, चिड़िया ठीक कह रही है। आज से मैं तुझे अपने घर से निकालती हूँ और मैं अपनी पूरी जायदाद बिजली कवि के नाम करती हूँ। जादुई घड़ी की चमक से बादल कौवे के पर झड़ने लगते हैं और उसकी आवाज भी चली जाती है। अब वो एक बिना परों के और बिना आवाज के कौवा बन गया था। उसे देखकर पिंकी कवि भी वहाँ से भाग जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हीरे की कदर ना की और कांच को ही अपना समझा। आज से ये घड़ी तुम्हारी अमानत है और तुम ही इसे संभाल कर रखोगी। सभी पक्षियों की बहादुरी ने एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाया। बरगद के पेड़ पर वो बड़ा घर अब दोबारा खुशियों से भर गया था, क्योंकि वहाँ अब झूठ की कोई जगह ना थी। सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। हाय हाय पक्षियों, देखो मेरा सब कुछ लुट गया। मेरी जादुई घड़ी चोरी हो गई है। हाय मेरा भाग्य, अब ये मेरा महल जैसा घर बर्बाद हो जाएगा। बादल कौवे की माँ सावित्री ऐसे चिल्ला चिल्ला कर पक्षियों को बुला रही थी। चिड़िया, भोजन छोड़ो। लगता है जो बरगद वाले बड़े पेड़ पर कौवों का घर है वहाँ किसी ने चोरी की है। माँ जी की वो घड़ी कोई मामूली चीज नहीं थी। वो तो सदियों पुराने उनके परिवार की एक निशानी थी जिसे माँ जी बहुत संभाल कर रखती थी। हाँ तोते, देर ना करो। मुझे तो पहले ही शक था बादल कौवे पर। वो अपनी माँ और पत्नी की पीठ पीछे उस पिंकी कवि के साथ कोई खिचड़ी पका रहा है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और चीकू तोता कौवों के घर जाते हैं। वहाँ बादल कौवा बड़ी चालाकी से अपनी माँ के आंसू पोंछ रहा था। माँ, रोए मत। मैंने सुबह सवेरे देखा था बिजली कवि आपके कमरे से दबे पांव निकल रही थी और उसके पंखों में कुछ छुपा हुआ था। तभी पड़ोसन की पिंकी कवि भी वहाँ आ जाती है। हाँ माँ जी, बादल ठीक कह रहा है। वो जा रही थी मेरे घर के बाहर से। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया और घबराकर उड़ गई। हो ना हो वो घड़ी जरूर उसी ने ही चुराई है, ताकि शहर के जंगल जाकर वो उस घड़ी को बेचकर अमीर बन सके। ये सारी बातें सुनकर सावित्री को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, ये सब झूठ है। मैंने कुछ भी नहीं किया। तेरा यकीन अब मैं कैसे करूं? तू तो मुझे मारना चाहती है ताकि इस घर पर कब्जा कर सके। सुबह तू ही मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। हो ना हो तू ही चोरनी है। माँ जी, मैं तो आपके कमरे की सफाई कर रही थी। आपकी घड़ी को मैंने पंख तक नहीं लगाया। चुप कर जा चोरनी। इसी वक्त निकल जा मेरे घर से, वरना मैं बास पुलिस को बुला लूंगी। फिर सावित्री और बादल कौवा उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल देते हैं। बिजली कवि रोती हुई वहाँ से चली जाती है और नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर बिजली कवि के पास आते हैं। बिजली बहन, हौसला रखो। हम जानते हैं तुम बेगुनाह हो, लेकिन सच साबित करने के लिए हमें वो घड़ी ढूंढनी होगी। बिजली, वो एक जादुई घड़ी है। वो तो बस सच्चे पक्षी के हाथ में ही टिक टिक करती है और झूठे के हाथ में वो उल्टी चलने लगती है और काले धुएं भी निकालती है। मुझे ये सब बातें मेरी माँ ने बताई थी। लेकिन चिड़िया बहन, वो घड़ी कहाँ होगी और किसने चुराई होगी? हाँ कबूतर भैया, इसी बात का पता लगाने के लिए हमें नीली वादियों में जाना होगा।
जहाँ एक बूढ़ी चील रहती है, के पास जादुई शक्तियाँ हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब दोस्तों ने मुझ पर विश्वास किया। फिर बिजली कवि, तोता, कबूतर और चिड़िया नीली वादियों की ओर चले जाते हैं। रास्ते में वो पहाड़ों पर से गुजरते हैं जहाँ उल्लू पहरा देते थे, लेकिन वहाँ कोमल चिड़िया अपनी चालाकी से उन्हें चकमा देती है और वो सब पक्षी आगे बढ़ जाते हैं। वो सब नीली वादी में पहुँच जाते हैं जहाँ बूढ़ी चील की गुफा थी। बिजली कवि सारी बात चील को बताती है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। बदले में मुझे एक दिन के लिए अपने गले की आवाज देनी होगी। बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ माँ जी, मैं अपनी आवाज देने के लिए तैयार हूँ। जंगल में मेरी बहुत बदनामी हुई है, मुझे अपनी इज्जत बचानी है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी चील बिजली कवि को नीली ऐनक देती है और कहती है, इसे पहनकर तुम चोर के वो निशान देख सकोगी जो हमारी आंखों को नजर नहीं आते। उधर चिड़िया के कहने पर चिंकी तोती पिंकी कवि से दोस्ती का ड्रामा रचाती है। अरे पिंकी बहन, मुबारक हो, अब से तुम इस घर की मालिका हो। वैसे वो घड़ी तुमने कहाँ छुपाई है? मुझे भी तो दिखाओ, सुना है वो घड़ी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ तोती सहेली, वो घड़ी तो बादल ने पुराने पीपल के पेड़ में छुपाई है। आज रात जब सब सो जाएंगे, हम इसे निकाल कर नदी में फेंक देंगे ताकि सबूत ही खत्म हो जाए। वो काली कवि दोबारा इस घर में नहीं आ पाएगी। और उस बुढ़िया का क्या है, किसी समय भी मर सकती है। फिर इस बड़े घर पर मैं अकेली राज करूंगी। लेकिन पिंकी सहेली, मुझे ना भूल जाना। नहीं नहीं, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुझे तो मैं मीठे मीठे फल खिलाऊंगी। चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। वो जाकर सभी पक्षियों को पिंकी कवि की चाल के बारे में बता देती है। रात हो जाती है। बादल कव्वा और पिंकी कवि पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। पीछे से बिजली कवि अपनी सास और सभी पक्षियों को लेकर ऐनक लगाए उनके निशानों के पीछे पीछे उड़ती है। पीपल के खोखले पेड़ में से बादल कव्वा पंख डालकर वो घड़ी निकालता है। तभी बिजली कवि सभी को लेकर वहाँ आ जाती है। देख ले माँ जी, घड़ी किसके पंखों में है? सावित्री ये सब देखकर बहुत दंग रह जाती है। जैसे ही बादल कव्वा वो घड़ी अपने पंखों में लेता है तो घड़ी उल्टी चलने लगती है और उसमें से काला काला धुआं निकलने लगता है। बादल, मेरे अपने खून ने मुझे धोखा दिया। तूने अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया और मेरे पंखों से बहुत बड़ा जुल्म करवाया। नहीं नहीं माँ, मैं तो ये घड़ी बिजली से बचाकर यहाँ छुपा रहा था। झूठ मत बोलो बादल, ये घड़ी खुद गवाही दे रही है कि चोर तुम हो। तुमने ही पिंकी कवि के साथ मिलकर ये सारी साजिश की है। बादल, चिड़िया ठीक कह रही है। आज से मैं तुझे अपने घर से निकालती हूँ और मैं अपनी पूरी जायदाद बिजली कवि के नाम करती हूँ। जादुई घड़ी की चमक से बादल कव्वे के पर झड़ने लगते हैं और उसकी आवाज भी चली जाती है। अब वो एक बिना परों के और बिना आवाज के कव्वा बन गया था। उसे देखकर पिंकी कवि भी वहाँ से भाग जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हीरे की कदर ना की और कांच को ही अपना समझा। आज से ये घड़ी तुम्हारी अमानत है और तुम ही इसे संभाल कर रखोगी। सभी पक्षियों की बहादुरी ने एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाया। बरगद के पेड़ पर वो बड़ा घर अब दोबारा खुशियों से भर गया था, क्योंकि वहाँ अब झूठ की कोई जगह ना थी। सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल, तुम्हारी माँ अभी तक शाही महल पर कब्जा जमाए बैठी है। जब तक वो जिंदा है हम इस शाही महल में इकट्ठे नहीं रह सकते। नीली मेरी जान, तुम चिंता नहीं करो। आज रात जब चांद बादलों में छुप जाएगा, मैं इसे अंधे कुएं की सैर करवाने लेकर जाऊंगा।
वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। फिर वो महल भी हमारा है और जादुई खजाना भी। बादल कौवा नीली कवि से ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। शाम को बादल कौवा अपने घर जाता है। पति जी, आप आ गए, बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बिजली, माँ कहाँ है? माँ जी तो अपने कमरे में है। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी से भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रात हो जाती है। जब बिजली कवि सो जाती है तो बादल कौवा अपनी माँ के पास जाता है। माँ जी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बेटा, क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, नींद नहीं आ रही थी। चलिए माँ जी, आज मैं आपको सैर पर लेकर जाता हूँ, फिर देखिएगा आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। रात के अंधेरे में बादल कौवा अपनी माँ को लेकर कुएं के पास जाता है। बेटा बादल, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। माँ, इस कुएं में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाते ही आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बस जरा आगे झुक कर तो देखें। जैसे ही सावित्री आगे झुकती है तो बादल कौवा अपनी माँ को जोर से धक्का दे देता है। सावित्री कुएं में गिर जाती है। सावित्री की एक दर्द भरी चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। बादल कौवा हंसता हुआ नीली कवि के पास चला जाता है। अगली सुबह बिजली कवि घबरा जाती है क्योंकि उसकी सास घर पर नहीं थी। बादल, माँ जी कहाँ हैं? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो ठीक से उड़ भी नहीं पाती। फिर अचानक रात को वो कहाँ गायब हो गई? बिजली, मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था। हो सकता है माँ जी बाहर घूमने फिरने गई हो। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो जाकर देख लो माँ को। जरूर दाल में कुछ काला है। बादल को तो अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए बिजली कवि अपने घर से निकलती है और वो रोती हुई कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति बंटी के साथ बैठी थी। कोमल बहन, माँ जी नहीं मिल रही, मुझे तो बादल पर शक है। उसी ने कुछ किया है माँ जी के साथ। वो तो पहले ही अपनी माँ से बहुत लड़ता था कि सारी जायदाद उसके नाम कर दे। बिजली बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ बंटी भैया, बताइए क्या बात है? मैं जब कल दूसरे जंगल से आ रहा था तो रास्ते में नदी के किनारे बादल कौवे को नीली कवि के साथ देखा। वो पंखों में पंख डाले हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाय हाय, मुझे तो पहले ही बादल पे शक था कि वो जरूर किसी दूसरी कवि के चक्कर में है, तभी तो कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। बिजली बहन चुप कर जाइए, चलिए माँ जी को ढूंढते हैं। हो ना हो ये उस लालची नीली कवि और बादल की कोई साजिश होगी। फिर बिजली कवि बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या तुमने मेरी माँ जी को देखा है कहीं? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी माँ जी को कहीं नहीं देखा। कबूतर भैया, माँ जी रात से गायब है और वो अभी तक घर नहीं लौट कर आई। कवि बहन, शांत हो जाओ। तोता रात को घूम रहा था जंगल में, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। चलो उसी के पास चलकर पूछते हैं। फिर वो सभी पक्षी तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, क्या आपने बिजली की सासू माँ को देखा है कहीं? हाँ हाँ, देखा था रात को मैंने। वो बादल कवि के साथ पुराने कुएं की ओर जा रही थी। बादल के साथ? मेरा शक सही निकला, ये सब किया कराया उस बादल का ही है। कैसा बेटा है जो अपनी माँ की जान का दुश्मन है। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से पुराने कुएं की ओर जाते हैं। बिजली झांक कर कुएं में देखती है तो सावित्री कुएं में बेहोश थी। चिड़िया बहन, माँ जी अंदर है। फिर सभी पक्षी मिलकर लंबी लंबी बेलों की मदद से सावित्री को बाहर निकालते हैं। सावित्री जिंदा तो थी मगर उसकी एक टांग टूट चुकी थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी। अपनी सास की ये हालत देखकर बिजली कवि को बादल कवि पर बहुत गुस्सा आता है। कोमल बहन, तुम माँ जी को अपने साथ अपने घर में ले जाओ और उनका ख्याल रखो। हम अभी इस काबिल नहीं है कि बादल और उस नीली कवि का सामना कर सकें। मैं नीले पहाड़ पर जा रही हूँ अपनी दादी से जादू सीखने। जब तक मैं वापस ना आऊँ तो बादल को पता नहीं चलना चाहिए कि माँ जी जिंदा है। ऐसा कहते हुए बिजली कवि नीले पहाड़ की गार में चली जाती है और बाकी सब पक्षी
बूढ़ी माची को लेकर अपने साथ चली जाती हैं। बिजली कभी कार में जाकर अपनी दादी से जादू मंत्र सीखती है। आग के शोले बुलंद हुए और बिजली के परों का रंग काला नहीं बल्कि नीला चमकदार हो गया। कुछ ही दिनों में बिजली कभी अपनी दादी से जादू सीख जाती है। वो वापस आती है और तोते से कहती है, तोते भैया, ये सोने की तरह चमकता हुआ पत्थर जाकर बादल को दे दो। ऐसा कहते हुए बिजली कभी तोते के कान में कुछ कहती है। तोता वो पत्थर लेकर बादल कभी के पास जाता है। बादल कवा अपने घर में नीली कभी के साथ बैठा हुआ था। ये देखो बादल, गजब हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे सच बताया था। क्या बताया था मेरी माँ ने तुम्हें? तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि कुएं के पास वाले पेड़ में इनका पुश्तैनिक खजाना छुपा हुआ है। ये देखो, ये मैं सोने का पत्थर वहीं से लाया हूँ। ये देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। ये देखकर नीली कभी की आंखों में लालच आ जाता है और वो बादल कभी से कहती है, चलो बादल, वो सारा खजाना हमारा है, अभी जाकर ले लेते हैं। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। जैसे ही वो उस पेड़ की खोखर में जाते हैं तो अचानक बाहर से खोखर बंद हो जाती है। अरे बादल, ये क्या हो रहा है? मुझे तो तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दे रही है। तभी सावित्री वहाँ आती है। बादल, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, कुएं में बहुत ठंड है। अपनी माँ को देखकर बादल कौवा चीखने लगता है। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब इस नीली कभी का किया धरा है। इसी ने कहा था कि तुम्हें मारने से हमें खजाना मिलेगा। तभी बिजली कभी वहाँ आती है। बादल, तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें ऐसा मजा सिखाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और नीली कभी को एक चमगादड़ में बदल देती है। नीली, तुम्हारी यही सजा है। अब तुम एक चमगादड़ बनकर ही रहोगी। और बादल कभी को एक ऐसी सजा देती है जो मौत से भी बदतर थी। बादल, तुमने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया। आज से तुम एक ऐसे काफे हो जो कभी काई काई नहीं कर सकेगा। जब भी तुम बोलोगे तो तुम्हारी चोंच से गधे की आवाज निकलेगी। नहीं बिजली, माफ कर दो मुझे। फिर बिजली कभी अपना जादू का पेपर करती है और अपनी सास को लेकर वहाँ से चली जाती है। तिलकवा अब जंगल के जिस कोने में जाकर भी बैठता, जब भी वो बोलने की कोशिश करता तो गधे की आवाज सुनकर परिंदे इसे पत्थर मारकर भगा देते और नीली कभी अंधेरी गारों में छुपी रहती है। अरे बादल, देखा तुमने, वो सामने पीपल के पेड़ पर चिड़ियाओं का परिवार कितना खुश रहता है। अब इनकी खुशियाँ मुझसे हजम नहीं हो रही। वो अपनी बहू कोमल को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। हाँ बिजली, देखा तो है। वो बूढ़ा चिड़ा अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करता है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हम उनके कान ऐसे भरेंगे कि उनके घर में चू चू नहीं बल्कि चीखें सुनाई देंगी। आज शाम से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। देखना, वो बुढ़िया अपनी बहू की जान की दुश्मन बन जाएगी। जंगल के सबसे सुंदर पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा सजा सजाया घोंसला था, जहाँ कोमल चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और ससुर के साथ रहती थी। चिड़िया का पति दूसरे जंगल में काम करता था। कोमल चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो सुबह सवेरे उठते जंगल में जाती है और अपने सास ससुर के लिए दाना लाती है। देखो, हमारी बहू कितनी अच्छी है। जब से आई है हमारे बुढ़ापे को सहारा मिल गया है। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है। एक दोपहर जब बूढ़ी सास अकेली नदी पर पानी पी रही थी तो बादल कौवा उड़ता हुआ वहाँ आता है। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? आपकी बहू आपके साथ नहीं आई? हाँ बेटा, वो घर के काम कर रही थी। मुझे प्यास लगी थी, सोचा जाकर नदी से पानी पी आती हूँ। अच्छा, लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी आपकी बहू को नदी के उस पार चीकू तोते और कबूतर के साथ बैठे देखा है। ये तुम क्या कह रहे हो?
हाँ माँ जी, वो बातें कर रहे थे, मैंने सुना। आपकी बहू कह रही थी, ये बूढ़े सास ससुर मेरे सर पर बोझ बनते जा रहे हैं। जिस दिन ये मरेंगे सारा घोंसला मेरा होगा। क्या? नहीं बादल, मेरी कोमल बहू ऐसी नहीं है। तभी बिजली का बीबी उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। अरे माँ जी, आप बहुत भोली हैं। ये छोटे पक्षी देखने में बहुत मासूम होते हैं, पर दिल के बहुत काले होते हैं। वो तो आपके बेटे को भी आपके खिलाफ भड़का रही है। कल ही वो बुलबुल से बातें कर रही थी, कह रही थी कि पति के आने पर सास ससुर को घर से निकलवा देगी और उन्हें पुराने खोखले पेड़ में छोड़ आएगी जहाँ सांप रहते हैं। बिजली कपी और बादल कपी की ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया की सास के दिल में एक शक का बीज पैदा हो जाता है और वो गुस्से से लाल पीली होकर वहाँ से घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए भोजन लेकर आती है। चिड़िया की सास तो बहुत गुस्से में थी। वो ठोकर मारकर वो सारा भोजन नीचे गिरा देती है। ले जा ये जहर, मुझे मारकर मेरा घर हड़पना चाहती है। मुझे सब पता चल गया है कि मेरे पीठ पीछे तू मेरे मरने की प्रार्थना करती है। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर रोने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। चुप कर जा, अब से तू इस घोंसले के अंदर कदम नहीं रखेगी। अब से तू बाहर डाल पर ही बैठी रहेगी और रात भर पहरा देगी। अगर सोई तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। बूढ़ा चिड़ा चुपचाप ये सब सुन रहा था। वो बीमार था, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। कोमल चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ठंडी रात में कोमल चिड़िया बाहर डाल पर बैठी रोती रहती है। वहीं दूर बैठे बिजली और बादल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कोमल चिड़िया अब बहुत बीमार पड़ जाती है। बादल जी, अब हमारी आखिरी चाल है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और चिड़िया की सास के पास जाती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। माँ जी, मैं अभी देखकर आ रही हूँ। चिड़िया जो आपके लिए भोजन लेकर आ रही है, उसने उसमें कुछ मिलाया है। न जाने कौन सी दवा थी वो। मुझे तो लगता है वो आपको मारना चाहती है। ये सुनकर चिड़िया की सास बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने घर जाती है। रसोई में बैठी चिड़िया भोजन बना रही थी। माँ जी, आ गई आप? ये लीजिए गर्मा गर्म भोजन। मुझे सब पता चल गया है, तू मुझे ये भोजन खिलाकर मारना चाहती है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया की सास चिड़िया को मारने लगती है और अपने घर से निकाल देती है। कोमल चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो देखती है कि बादल कौवा और बिजली कभी आपस में बातें कर रहे हैं। चिड़िया चुपके से झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। हो, बिजली, देखा मेरा कमाल। उस बुढ़िया ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। अब जब वो अकेली होगी, हम इसके घोंसले पर हमला करके इसे भगा देंगे और इसके अंडे और दाने खा जाएंगे। हाँ पति जी, और इस बुढ़िया को तो मैं खुद चोंचे मार मार कर जंगल से निकालूंगी। कितना आसान था इसे उल्लू बनाना। कोमल ये सब सुन लेती है। तो ये सब इन कौवों की साजिश थी मुझे घर से निकालने के लिए, ताकि वो मेरे घर पर कब्जा कर सकें। मुझे जाकर सासू माँ को सब बताना होगा और उन्हें इन कौवों से दूर रखना होगा। लेकिन मैं अकेली कमजोर चिड़िया इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने दोस्तों से मदद लेनी होगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तो दूसरी ओर कौवे चिड़िया के घर चले जाते हैं। माँ जी, अब तो बहू गई, ये घोंसला अब हमारे हवाले कर दे, क्योंकि हमने तेरी जान बचाई है तेरी बहू से। क्या क्या मतलब तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं तुम्हें क्यों दूं? अरे ओ बुढ़िया, तूने अपनी बहू को तो खो दिया, अब तेरा सहारा कौन है? ये बूढ़ा जो अपने घोंसले से उठ भी नहीं पाता। निकल जा यहाँ से, वरना मैं और बादल जी तुझे जान से मार देंगे। ये सुनकर बूढ़ी सास को झटका लगता है और वो समझ जाती है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वो रोने लगती है। तभी कोमल चिड़िया बुलबुल, तोते और कबूतर को लेकर वहाँ आ जाती है।
तोता कहता है। माँ जी, आपने इन कपों के लिए अपनी बहू को कितना तंग किया। ये कपे तो बहुत बुरे हैं, ये शुरू से ही आपका घर छीनना चाहते थे। माँ जी, मैंने इन कपों की बातें सुन ली थी। ये आपसे झूठ बोलकर आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। बादल कप्पा और बिजली कप्पी बहुत गुस्से में थे। वो बूढ़ी सास पर हमला कर देते हैं। तभी कोमल चिड़िया बीच में आती है और वो घायल हो जाती है। ये देखकर चिड़िया के दोस्त कप्पों की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हीरे की कदर नहीं की और इन काले कपों की काली बातों में आ गई। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगिए। आप बड़ी हैं। आपको मुझ पर भरोसा हो गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो प्यारे दोस्तों, बाहर के पक्षी हमेशा दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, लेकिन घर तभी बचता है जब घर वाले एक दूसरे पर भरोसा रखें। चिड़िया की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब उनका परिवार फिर से खुशियों भरा हो गया था। बादल और बिजली को अब उस पीपल के पेड़ की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और अपने घर वालों की कदर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। कोमल बहन, देखो तो ये बादल कप्पा आधी रात को मलका सावित्री के कमरे में क्या कर रहा है और उसके पंख में वो चमकता हुआ क्या है। तोते भैया चुप कर जाएं, वो शाही माला है। ये जादुई माला लेकर बादल कप्पा पूरी जंगल पर राज करना चाहता है। रात को जब मैं मलका को भोजन देने आई थी तो बादल को देखा था मैंने। वो पानी में कुछ दवा मिला रहा था। अब मुझे सब समझ आ गया। वो ये माला चुराना चाहता है ताकि वो नीली कवि के साथ मिलकर इस जंगल का बादशाह बन सके। लेकिन कोमल बहन, हम नौकरों की बात भला कौन सुनेगा। अगर बादल को पता चल गया तो वो हमें यहाँ से निकाल देगा। हाँ तोते भैया, बस मैं भी इसीलिए चुप रही। लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। अगली सुबह हो जाती है। जब मलका सावित्री सोकर उठती है तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। जब सब पक्षी इकट्ठे होते हैं तो बादल कप्पा शोर मचा देता है। ये सब किया धरा मल्लिका की बेटी बिजली का है। इसी ने ही माला चुराकर अपनी माँ पर जादू किया है ताकि ये जंगल की महारानी बन जाए। माँ जी, देखिए ना, आपकी बेटी ने आपकी हालत क्या कर दी है। ये माला लेकर रात को भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। अब आप इसे महल से निकाल दे। बिजली बेटी, तू मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बादल बेटा ठीक कहता है। जा, निकल जा यहाँ से। अब मैं तुझे अपने महल में नहीं रहने दूंगी। बिजली कभी रोती हुई वहाँ से नदी के किनारे चली जाती है। चीकू तोता और कोमल चिड़िया बिजली के पास जाते हैं। राजकुमारी बिजली, हौसला मत हारें। मैंने और तोते ने रात अपनी आँखों से देखा है कि बादल कप्पे ने आपकी माँ जी को जहर दिया है, जिससे उनकी याददाश्त चली गई है। चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। ये जरूर दवा का असर होगा, इसीलिए तो उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊंगी मैं? बिजली बहन, बस एक ही उपाय है। अब आप ही वो कर सकती हैं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे बताओ। मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आपको नीले गार में जाना होगा, जहाँ एक बूढ़ी चील रहती है। वही चील इस जहर का तोड़ जानती है और तुम्हें वो जादुई आईना देगी जिसमें सच नजर आता है। हाँ राजकुमारी, जब तक आप वापस नहीं आती, मैं और चिड़िया बादल पर नजर रखेंगे और आपकी माँ की रक्षा भी करेंगे। फिर बिजली कभी वहाँ से उड़ती है और नीले गार में पहुँचती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी चील मिलती है जिसे बिजली कभी सारी बात बताती है। बेटी, अगर तुम अपनी जिंदगी के 3 कीमती पल कुर्बान करोगी तो ही मैं तुम्हें वो आईना दूंगी। बिजली कभी अपनी माँ को बचाने के लिए अपने खूबसूरत पर कुर्बान कर देती है। फिर चील उसे एक नीला आईना देती है और कहती है, ये आईना जिसके सामने जाएगा उसका असली रूप दिखाएगा। बिजली कभी बहुत खुश होती है और वो आईना लेकर वापस उड़ती है।
इधर बिजली का पी के जाते ही बादल का पा नीली का पी को महल में ले आता है और वो दोनों मिलकर शाही महल पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि मल्लिका को नौकरानी बना देते हैं। अरे ओ बूढ़ी, जा मेरे लिए बागीचे से ताजे ताजे फल तोड़ कर ला। अब तू इस महल की नौकरानी है और मैं मल्लिका। जा बुढ़िया, अभी तक सुना नहीं, मेरी नीली जी ने तुझसे ताजा ताजा फल मांगे हैं। बेचारी बूढ़ी सावित्री वहाँ से बागीचे की ओर चली जाती है। मल्लिका, आप रुक जाइए, मैं आपको ये मीठे फल तोड़ देती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कुछ फल तोड़कर टोकरी में रख देती है। मल्लिका, आप चिंता नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। सावित्री वो फल लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या बिजली का भी वो आईना ला पाएगी? हाँ तोते, मुझे पूरा विश्वास है वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है। थोड़ी देर बाद बिजली का भी वापस लौट आती है। इसके पर झड़ चुके थे, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। वो सीधी महल के अंदर जाती है। अरे ये कहाँ से आ गई? बादल जी, मैंने कहा था सबसे पहले इसे ही ठिकाने लगाओ। ये कांटा हमारे रास्ते में हर समय आ जाता है। तभी बिजली का भी वो आईना सबके सामने रखती है। जैसे ही मल्लिका आईने में देखती है तो इसे रात का वो मंजर नजर आ जाता है, जब बादल इसे जहर दे रहा था और माला चुरा रहा था। तभी मल्लिका की याददाश्त झटके से वापस आ जाती है। बादल, मैंने तुझे अपना बेटा बनाकर रखा और तू आस्तीन का सांप निकला। अब मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू हमेशा याद रखेगा। बादल कौवा और नीली कभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिड़िया ने पहले ही पक्षियों को बुला रखा था। वो सब मिलकर उन्हें घेर लेते हैं। बिजली कभी आईने की रोशनी बादल पर डालती है तो जादू से वो एक बिना पंखों का कौवा बन जाता है, जो कभी उड़ नहीं सकता था। सावित्री वो जादुई माला बिजली को दे देती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ, माफी तुम नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। मैंने ही इस बादल कव्वे से प्यार करके तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी की, फिर भी तुमने हमें महल के अंदर रखा। मैं ही इस कव्वे के प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये नीली के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। कोमल चिड़िया और तोते की जासूसी ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। बादल कौवा अब जमीन पर ही रहता था और नीली कभी इसके साथ जंगल में भीख मांगती। अरे ओ करम चली, बस दिन भर बर्तनों को ही रगड़ती रहती है। चल जा यहाँ से, घर में मेहमान आने वाले हैं। जाकर घर की अच्छे से सफाई कर दे। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सारा घर साफ करने के बाद कोमल चिड़िया थकी हारी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई तू? चिड़िया घबराकर उठ जाती है और अपनी सासू माँ के पास जाती है। जी माँ जी, मैं तो बस काम खत्म करने के बाद थोड़ा आराम करने गई थी। अरे ओ करम चली, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे सोना ही सिखाया है? चल इधर आ और मेरे पाँव में मालिश कर दे। कोमल चिड़िया के साथ रोज उसकी सास का ऐसे ही जुल्मो सितम होता रहता है। दिन भर काम करने के बाद भी उसकी जालिम सास उसे आराम करने नहीं देती। एक दिन चिड़िया की सहेली तोती आती है। कोमल, कैसी हो? शादी के बाद तो बहुत बदल गई हो। हाँ हाँ तोती बेटी, बदलेगी ना, दिन भर खा पी कर सोती जो रहती है। अरे शेखिया चिड़िया, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें कितनी अच्छी सास मिली है। अपनी सास के सामने कोमल अपनी सहेली चिंकी से कहती है। अच्छा चिंकी, बताओ क्या खाओगी? चिड़िया की सास ये सुनकर कहती है। कोमल बहू, जरा इधर मेरी बात तो सुनना। जी माँ जी। तेरे बाप ने यहाँ मुफ्त में राशन खोल रखा है क्या, जो तू किसी को भी भोजन खिला रही है? बेचारी चिड़िया अपनी सहेली को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कोमल, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। ये सुनकर चिड़िया रोने लगती है। कोमल, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? चिंकी बहन, मैं दिन भर घर का काम करती हूँ। काम करते करते देखो मेरे पंख भी सूज गए हैं। आधी रात तक मैं अपनी सास के पाँव की मालिश करती हूँ।
फिर भी मेरी सास मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। कई बार तो वो मुझे मारती भी है। कोमल, तुम पर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, तुम ये सब बर्दाश्त मत करो। इतना कहकर चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। बेचारी चिड़िया रोती रोती अपने घोंसले में सो जाती है। इतने में सास की आवाज फिर से आती है। अरे ओ करम चली, इधर आ, टाइम मिला नहीं कि सो गई घोड़े बेचकर। चिड़िया घबरा कर उठती है और अपनी सास के पास आती है। जी जी माँ जी। अरे ओ महारानी, रात को मेहमान आने वाले हैं, जाकर रसोई में भोजन बना। और सुन, भोजन अच्छे से बनाना, कहीं मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती ना करवा देना। दिन भर थकी हारी कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाने लगती है। इतने में घी चिड़िया के पंख पर आकर गिरता है। उसका पंख जल जाता है। वो जोर से चिल्लाती है और रोते रोते बाहर आती है। अब क्या हुआ करम चली? माँ जी देखिए, मेरा पंख जल गया, बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। काम चोर कहीं की, अगर काम नहीं करना तो बहाने बनाने लग गई है। चल जाकर काम कर रसोई में। बेचारी कोमल चिड़िया उस जले हुए पंख के साथ सारा भोजन बनाती है। रात हो जाती है। चिड़िया की सास के मेहमान कौवे आ जाते हैं। चिड़िया कौवों को भोजन देती है। वो कौवे भोजन खाते हैं। छी छी, ये कैसा भोजन बनाया है तुम्हारी बहू ने? ऐसा भोजन खाने से तो अच्छा था कि हम किसी 5 स्टार होटल में खाना खा लेते। चलो बादल जी, चले यहाँ से। गुस्से में वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। आज तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा दी। न जाने मैं तुझे क्यों ब्याह कर ले आई। रात होते ही बंटी चिड़ा भी घर आ जाता है। तभी उसकी माँ बंटी को सारी बात बताती है। बंटी गुस्से में अपनी पत्नी के पास जाता है। ये क्या कोमल, तुमने भोजन इतना बेस्वाद बनाया कि तुम्हारी वजह से माँ को आज कितनी बातें सुननी पड़ी। मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़िया को मारने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। बहू, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जा बाजार से सब्जी लेकर आ। बेचारी कोमल बुखार में गर्म तवे की तरह तप रही थी और पंख भी जला हुआ था। माँ जी मुझे बहुत बुखार है और पंख में भी बहुत दर्द है। आज मैं नहीं जा सकती, आप जाकर ले आइए ना। अरे वाह वाह, देखो इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बाजार भेज रही है। जाकर सामान ले आ, अब नाटक मत कर वरना बुलाऊं बंटी को। फिर कोमल चिड़िया जंगल के बाजार में चली जाती है। तभी उसे वहाँ चिंकी तोती मिलती है। अरे कोमल, ये